नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के पीवाई की सेशन में। ठीक है, तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है सौरमंडल, सौरमंडल से ही पहला क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले अर्थात वलय पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव रिंग राउंड देम। ठीक, कौन कौन? जुपिटर या बृहस्पति जिसे बोलते हैं, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून। तो किन ग्रहों में वलय या छल्ले पाए जाते हैं? आप जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में क्या में वलय पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। लेकिन यूरेनस में नहीं। यूरेनस लगभग इसको क्या बोलते हैं? इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ही हुआ? ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी ये आपका आयोग ने ये क्वेश्चन ऐसा सही कराया था। तो बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों ग्रहों के चारों ओर वलय अर्थात छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन वलयों वाला ग्रह, वलयों वाला ग्रह है, ये चारों ऑप्शन भी दिए रहे होंगे, तो आपको केवल लगाना किसको? शनि ऑप्शन को। तो सबसे सही उत्तर क्या है? शनि में पूछे थे, बहुत सारे विकल्प दिए थे तो 3 लगा सकते थे, लेकिन केवल ये तीनों दिए, केवल एक को लगाना हो तो आप शनि को लगाएंगे। यूरेनस अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ, लगभग 97.8 डिग्री होने के कारण इसे लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? नेपच्यून या यूरेनस को, यूरेनस यूरेनस अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं पूरे ग्रह कौन कौन से क्या है ग्रह हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं? ये सौरमंडल है। और सौरमंडल में देख रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, 4 ग्रह ये है। इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून, तो नेपच्यून को है तो नहीं पाए जाते इन तीनों में। अब सुनिए, और इसके बाद मार्स और जुपिटर के बीच में ये एक पट्टी दिख रही होगी। ये दिख रही पट्टी, इससे बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड्स बेल्ट। ठीक, यहां बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है? तो किन ग्रहों के? मंगल और जुपिटर, अर्थात मंगल ग्रह, मार्स और जुपिटर, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। जो प्रथम 4 ग्रह हैं अर्थात मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये 4 ग्रह हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पार्थिव ग्रह बोलते हैं हम, पार्थिव ग्रह, या इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं। चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, ग्रह नहीं, चट्टानी ग्रह। इन्हें पार्थिव ग्रह, इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। अब देखिए ये 4, और इन्हें सुने, और इन्हें आंतरिक भी ग्रह के कहते हैं। आंतरिक, इन्हें जो 4 ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह पूछे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पूछे, या चट्टानी ग्रह पूछे, या आंतरिक ग्रह पूछे, तो यही 4 ग्रह कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब अगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हिंदी में कहते हैं, यह है बृहस्पति, यह है शनि, यह है अरुण, यह है वरुण। इन्हें कैसा ग्रह है? इन्हें बाह ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह? इन्हें बाह ग्रह कहते हैं। बाह ग्रह था, इन्हें
आउटर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट। ये क्या है? आउटर प्लैनेट। ये कौन है? ये आंतरिक अर्थात इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक। और इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या? कैसा? गैसियस प्लैनेट या गैसीय ग्रह कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये सौर मंडल के बाहर, सुनिए, सौर मंडल के बाहर जो एक ये बेल्ट पाई जाती है, ये वाली बेल्ट, जो ये बेल्ट पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ठीक। ये सौर मंडल के ग्रहों के बाहर जो बेल्ट पाई जाती है उसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। कैसे? कौन सी बेल्ट है? इसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। इसके बाहर एक आता है प्लूटो। पहले प्लूटो, जिसे हम लोग यम ग्रह कहते हैं, यम कहते थे ना, यम। यम अब ग्रह नहीं है, तो क्या है? ये एक डॉर्फ ग्रह था, बौना ग्रह की श्रेणी में इसे डाल दिया गया। जो यम ग्रह था इसे 2008 में बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब वो क्या है? ये डॉर्फ प्लैनेट। जो प्लूटो है वो है डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अर्थात पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। तो 8 ग्रह आपको समझ में आ गए, कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। भारतीय मानक समय किस मानक यमनोत्तर पर आधारित है? 75.5 डिग्री ईस्ट, या 78.30 डिग्री ईस्ट, या 82.5 डिग्री, या 85.5 डिग्री। तो कितना होता है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो विकल्प नंबर सी इज राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसका आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। याद करने का ट्रिक मतलब क्या है? तो 82.5 डिग्री क्या है? 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय। क्वेश्चन पूछेगा 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके पास एक ट्रिक है। क्या है? यूपी के पास क्या है? मौका है। क्या है? यूपी के पास मौका है। यूपी से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होगा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन? ये देखिए, ऐसे गुजरती है ना ये। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है या मिर्जापुर ये क्षेत्र है, यहां से ये देखिए, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक। ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये पूरा उड़ीसा, ये वाला किनारा है उड़ीसा, ये है आंध्र प्रदेश। सिक्किम, उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस आ गया तो पहले आएगा यूपी, फिर आएगा एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, फिर इसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा की भी बात कर ले रहा हूं। तो कर्क रेखा की ट्रिक क्या है? उत्तर से दक्षिण। एक तो मैंने बताया होगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये तो ये बताया होगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक तो मैंने ये बताया होगा। एक और, क्योंकि ये तो 8 राज्य हैं। कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसका सीक्वेंस नहीं है। क्वेश्चन आज का सीक्वेंस से पूछता है, पूरा से पश्चिम क्रम पूछ लेगा, पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ लेगा। तो उसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है तो कितने अंश से गुजरती, पहले ये देखते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ट्रिक क्या है? गरम छाज, वेस्ट है ट्राई मारो या ट्राई मी,
ठीक है, अब देखिए, गरम से मतलब जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी डबल छा से छत्तीसगढ़, जे से छाजू, जा से झा से झारखंड, वेस्ट से वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, ट्राई से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। अब देखिए, ये देखिए पहला नंबर देखिए, ये गुजरात, नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, देखिए सीक्वेंस है, फिर है एमपी, फिर एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़, फिर 5वां नंबर में झारखंड, फिर ये पश्चिम बंगाल 6वें में, फिर 7वें में त्रिपुरा, ये 8वें में मिजोरम। तो कितना है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये याद रखिए। अब ये माने ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। आप पूरब से इसको उल्टा कर लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम का क्रम हो जाएगा। और यहां पर पूछेगा हरदम उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे, क्या कैसे पूछेगा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम इसका पूछेगा। ठीक है, तो ये था जो कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ये राज्य थे। अब देखते हैं, ये देखिए वही लिखा है कि राज्यों पर आधारित है यह कहानी कर, प्रयागराज से निकट मिर्जापुर से होकर क्या होती है, गुजरती है। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहा है, लेखपाल दे रहा है, जीडी दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ये उसी का पीवाईक्यू है। ठीक, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उसी का पीवाईक्यू है। अब बात करते हैं पवनों के बारे में। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण, यस, जो मानसूनी पवने हैं वो मौसमी पवने का उदाहरण है। विकल्प नंबर ए तो सही हो गया। सेकंड नंबर, मौसमी पवने वर्ष भर एक ही दिशा में लगातार चलती हैं। मौसमी पवने भैया मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं, तो वर्ष भर एक दिशा में कैसे चलेंगी। तो जो स्थायी पवने होती हैं, तो यहां पर मौसमी पवने ना होगा, यहां स्थायी पवने होना चाहिए। जो स्थायी पवने हैं वो वर्ष भर एक जैसी चलती, अर्थात बी नंबर तो क्या होगा, बी गलत हो गया। तो आप आंसर भी काट सकते हैं, जहां बी बी हो उसको काट दीजिए, तो 2 का कट होगा। चलिए, स्थल एवं समुद्री समीर स्थायी पवनों का उदाहरण है। भैया ये स्थल एवं स्थायी, जो स्थल समीर, स्थायी या समुद्री समीर, अभी पूरे पवने बताएंगे और समीर कैसे चलती वही बता देंगे। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए। स्थल एवं स्थायी समीर स्थायी पवनों का उदाहरण नहीं है। ये कैसी पवनों का उदाहरण है, ये स्थानीय पवनों, लोकल विंड है। क्या कैसे है, ये स्थानीय, लोग यही कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये स्थानीय पवनों के उदाहरण है, ना कि स्थायी पवने हैं। कैसी पवने हैं, ये स्थानीय पवने हैं। जो स्थल समीर है और समुद्री समीर, ये सब कैसी हैं, स्थानीय पवने हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं कैसे कैसे पूरा चित्र बनाकर, तो परेशान ना होइए। तो हाँ, तो विकल्प क्या सही होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ओनली वन कहीं लिखा है, ये ओनली ए इज ट्रू, अर्थात विकल्प ए सही है। जिनको इंग्लिश पढ़ना तो इंग्लिश में दिया है, तो आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश वाला भी इंग्लिश से भी बता दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में दे दिया हूं। वही दिया है, 3 प्रकार के पौने होते हैं, स्थायी पौने। चलिए इसको पढ़िए, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं पौने कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाली पेज भी छोड़ा। पौने, जो पौने पढ़ेंगे, पौने होते 3 प्रकार की। कौन कौन से पौने, पहले पढ़ूंगा स्थायी पौने। कैसी पौने, स्थायी पौने। फिर पढ़ेंगे स्थायी पौने के बाद क्या पढ़ेंगे, मौसमी पौने। मौसमी पौने, सीजनल विंड्स, और ये स्थायी पौने। चलिए फिर पढ़ेंगे स्थानीय पौने, लोकल विंड्स। स्थानीय पौने, ठीक। जो स्थायी पौने कौन कौन सी होती हैं, ये स्थानीय पौने, लोकल विंड्स, ठीक है।
जो स्थायी पवनें जो होती है, जो वर्षों भर एक ही दिशा में चलती है, स्थायी पवनें यहां लिख देते हैं। स्थायी पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके उदाहरण कहूंगा, देख लीजिए। जैसे आप देखे होंगे व्यापारिक पवनें, ठीक है, जो ट्रेड विंड जिसे बोलते हैं, व्यापारिक पवनें जिसे बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड्स। इसके बाद देखें अब पछुआ पवनें जिसे बोलते थे, क्या पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें, पश्चिमी या पछुआ पवनें, ये ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। कितने पर, ये 0 से 30 डिग्री पर चलती हैं, ये 30 से 60 डिग्री पर चलती है। इसके बाद ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवनें बोलते हैं पोलर। ठीक है, समझ में आ गई ना पवनें। मैं एक एक आप खोपड़ी खोल के रख दूंगा, ठीक है, केवल हमारे सेशन के जुड़े बस रही है, खोपड़ी खोल के रख दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे मौसमी पवनें कौन कौन सी होती हैं, जो ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा बदलती है। ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी क्या दिशा बदलती है। ऋतु परिवर्तन के साथ क्या होती है, इनकी दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। कौन कौन सी पवनें सर बता दीजिए। एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें। कौन कौन है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। फिर कौन सी पवनें आती हैं, एक आती है दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें, दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनें। और जो अपने यहां मानसून आता है, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, जो जून से सितंबर तक रहता है। ठीक है, ये जून से लेकर सितंबर तक रहते दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कौन सा रहता है, जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, या दक्षिण पूर्वी नहीं, दक्षिण पूर्वी थोड़ी, ये उत्तर पूर्वी, सॉरी मैं दक्षिण पूर्वी भी लिखता, ये उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून जो है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर। और इसमें जो अपने यहां भारत में यहां बारिश कहां होती है, यहां पर बारिश होती है जिसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। बारिश होती है कोरोमंडल तट पर। कहां, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, अब बात करेंगे स्थानीय पवनों की। क्या बात करेंगे, इतना नोट डाउन कर लिए ना, इतना नोट डाउन करते हैं तो इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं स्थानीय पवनों की। तो पूरा मिट जाएगा, कोई बात नहीं। आप लिख लिए ना, चलिए थोड़ा, चलो ठीक है। कोरोमंडल तट पर बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। अब बात करें लोकल विंड्स, स्थायी पवनें। ठीक है, तो स्थायी पवनें आप देखेंगे, अब लू हरमट्टान देखेंगे, लू देखेंगे, हरमट्टान देखेंगे, बोरो देखेंगे, ये सब लोकल, बोरो, मिस्ट्रल, सब कैसी पवनें हैं, ये सब लोकल विंड्स हैं। ये कैसी पवनें हैं, ये सब लोकल विंड्स हैं। अब बात करेंगे जो लोकल जो पवनें हैं, सब चला गया, चलिए कोई बात नहीं। स्थानीय पवनें, अब जो लोकल विंड्स हैं, आप अभी बात की है, हम लोग स्थल समीर देखे, स्थल समीर, फिर समुद्री समीर देखे,
समुद्री समीर, ये सब कैसी है, लोकल विंड्स है। और एक देखेंगे घाटी समीर, घाटी समीर। चलिए जब हम लोग पूरे विंड पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। चलिए ये बातें दोनों आई हैं, स्थल समीर या स्थलीय पवने, समुद्री समीर या समुद्री पवने। एक पूरा मिट ही गए, कोई बात नहीं, मैं चलिए समुद्री समीर अब मैं समझा ही देता हूं, एक ले लेता हूं। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। समुद्री एवं स्थलीय समीर दोनों पौने में एक साथ समझा दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन दो चीज बताना। चलिए मान लीजिए टाइम है दिन का, देखिएगा टाइम क्या है, टाइम है दिन का, दिन में निकलता है सूर्य सन। केवल एक ही चित्र से कि चलिए मैं दो चित्र एक साथ बना दे रहा हूं, पहले दो चित्र बना दे रहा हूं, आपको दो चित्र एक साथ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं दोनों चीज एक साथ समझा दे रहा हूं आपको। यह है समुद्र, दो पौने में एक साथ समझाने जा रहा हूं आपको। ये मान लो टाइम है दिन का, सूर्य निकला हुआ है, ये क्या है, ये स्थल है, ये समुद्र है, ये स्थल है, ठीक है। तो मैं बांट ले रहा हूं दो भागों में। चलिए अब ये दिन का टाइम है और इसको इधर मानेंगे रात का टाइम है। मैं दो समीर एक साथ पढ़ाऊंगा, पहले इधर वाली समझ। दिन का टाइम है, अच्छा बताइए दिन को जो टाइम है, दिन पर सूर्य की किरणें तेज पड़ेंगी, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, समुद्र गर्म हो जाएगा कि स्थल गर्म होगा, बताइए। तो क्या गर्म होगा, गर्म होगा स्थल। जब स्थल गर्म होगा तो यहां लो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो पौने ऊपर उठेंगी। प्रेशर लो लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर लो प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा। प्रेशर लो होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लेकिन टेम्परेचर हाई होगा। जहां टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा यहां, और यहां उल्टा होगा, यहां पर क्या प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा लेकिन टेम्परेचर लो होगा। कहां पर, इसकी अपेक्षा यहां पर, इसकी अपेक्षा यहां पर, देखिए दोनों अपेक्षा, यहां प्रेशर लो है टेम्परेचर हाई है, यहां प्रेशर हाई है लेकिन टेम्परेचर लो है। जहां पर प्रेशर हाई होगा वहां टेम्परेचर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर हाई होगा। अच्छा हवाएं कैसे चलती है, हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवाएं कैसे चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हवाएं कैसे चलेंगी, हवाएं कैसे चलेंगे, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र, हवा कैसे चलेंगे, हवाएं चलेंगे समुद्र से स्थल की ओर। कैसे चले, समुद्र से चल रही स्थल, दिन में समुद्र से स्थल की ओर, अर्थात इसे कह दें समुद्री पवने या समुद्री समीर या समुद्री पवने। तो दिन में, जो दिन के समय में कौन सी पवने चलती हैं, ये चलती हैं समुद्री पवने। अब बात करते हैं इधर, ये है रात का टाइम, रात के टाइम चंद्रमा निकला रहेगा। अच्छा जो चीज दिन में गर्म होगी जल्दी वो ठंडी भी होगी, क्या होगी, वो ठंडी भी तो होगी। अब ठंडी होगी, अब देख लीजिए, अब रात में क्या है, स्थल क्या है, रात में स्थल क्या है, ठंडा है। रात में स्थल क्या है, ठंडा है, और ठंडा में प्रेशर हाई होगा टेम्परेचर लो होगा। यहां उल्टा होगा, यहां प्रेशर लो होगा टेम्परेचर हाई होगी इसके कंपेयर में। तो हवाएं कैसे चलेंगे, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवाएं कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात इन्हें कैसे कहां चले, स्थल से चले तो, स्थल से चले तो ये स्थलीय पवने होंगी। क्या होंगी, स्थलीय समीर या स्थलीय पवने होंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना।
तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई हूं, ये स्थलीय पवने हैं, ये समुद्री पवने हैं। तो रात में कौन कौन पवने चलेंगे? रात में स्थलीय पवने चलेंगे और दिन में समुद्री पवने चलेंगे। चलिए, अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, पूरी जानकारी दी है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ग्रीनविच चाहूंगा, ग्रीनविच टाइम वही जो लंदन वाला समय, ग्रीनविच में क्या 12 बजे है, तो 30 डिग्री पूर्व समय क्या हो? एकदम छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पता होगा तो। ये तो पता है कि तो एक घंटे में इतना जाएगा, ठीक। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनिए, ये है लाइन कोई, ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, सुनिए, ये पूर्व की ओर, सुनिए, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। बस इतना दिमाग लगा लिए, पूर्व की ओर जाना है तो समय बढ़ाना है, पश्चिम की ओर जाना है समय घटाना है। अब क्या कह रहा है आपको? 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है और 30 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? जब 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। एकदम सिंपल से ये क्यों सवाल हल कर रहा हूं, ठीक है। जब पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा एकदम सुपर रहेगा। 1 घंटे 15 डिग्री तो 30 डिग्री पर 2 घंटे। आप सुनिए, 2 घंटे बढ़ाना है या घटाना है तो इस पर निर्भर करेगा। या पूर्व की ओर जाएगा तो 2 घंटे बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएगा तो 2 घंटे घटेगा। तो जाना कहां? जाना है पूर्व की ओर। बजा कितना है? 12। तो 30 डिग्री जाना अर्थात 2 घंटे जाना है, तो 12 1 2, क्या 12 1 2, 2 पीएम होगा। कही दिया 2 पीएम, क्योंकि दोपहर की वजह है तो 2 पीएम अर्थात 2 अपराह्न या 2 पीएम होगा। और यदि सुनिए, यदि पश्चिम की ओर लिखा होता, यहां क्या पश्चिम लिखा होता तो 2 घंटे घट जाता, तो कितना बजा होता? 10 बजा होता, तो 10 AM होता। यदि पश्चिम होता तो 10 AM होता। तो इसीलिए ऑप्शन दोनों दिया है। चलिए, वही बात लिखी गई। अब बात करेंगे द गोल्ड किंगडम ऑफ द गणनाकंटका या गढ़कंटका, ठीक है, गढ़कंटका हैज 70,000 विलेज। दिस इज मेंशन इज, अर्थात गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव होने का उल्लेख किसमें है? उदयकोडम उदययार के अभिलेख में, या अकबरनामा में, या बुरुंजी ऐतिहासिक अभिलेख में, या विलियम मेथवर्ड्स के वर्णन में? किसमें लिया है? यह अकबरनामा में। कहां है इसका उल्लेख? अकबरनामा में है। तो अकबरनामा में गोंड राज्य गढ़कंटका के अंतर्गत 70,000 गांव होने का उल्लेख मिलता है। यह राज्य अत्यंत समृद्ध था। बुरंजी असम के अहोम राजाओं से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ है। बुरंजी कहां है? यह असम के अहोम राजाओं से संबंधित क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। 6 नंबर, निम्नलिखित कथन ए एंड कारण आर पर विचार किए थे। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर। चलिए, जो कथन है, अभी कथन पहला है, पूरे उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों के लोगों द्वारा बनाई जाती है। द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी जगन्नाथ एट पुरी उड़ीसा। जो रीजन है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें बाद में विष्णु का रूप माना गया। द डाइटी वॉज मोस्ट लाइकली अ लोकल गॉड हु वॉज द लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। तो क्या सही है कि जो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो काष्ठ प्रतिमा स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जाती है? बात सही है। कारण क्या है? कथन तो यह कारण है, जगन्नाथ स्थानीय देवता थे, जो उनके मूलतः क्या थे? ये स्थानीय देवता, लोकल देवता थे, जो बाद में विष्णु का रूप माना गया। यस, बाद में क्या विष्णु को, वो स्थानीय देवता थे, इसलिए स्थानीय देवता थे, इसलिए जो वहां के ट्राइबल लोग हैं उनकी मूर्ति काष्ठ प्रतिमा बनाते हैं। तो कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए नंबर इसका विकल्प सही होगा।
चलिए ये लिखा, भगवान जगन्नाथ मूल रूप से उड़ीसा के स्थानीय देवता थे। आज भी उन्हें काष्ठ लकड़ी की मूर्ति स्थानीय जनजाति समुदाय दैतापति, याद रखिए दैतापति बनाते हैं। बाद में जगन्नाथ को वैष्णव परंपरा में विष्णु का रूप मान लिया गया। अगला है, बिरसा मुंडा आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बना, बताइए। तो बिरसा मुंडा लाल नहीं सफेद झंडा उपयोग करते, कैसा सफेद झंडा उपयोग करते, तो अर्थात पहला तो गलत होगा। बिरसा फॉलोवर्स राइज द रेड फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ द बिरसा राज, नो, पहला तो क्या होगा गलत होगा, तो ए जहां हो कट कर दीजिए। चलिए अब दो बचा, तो बिरसा लोगों ने संगठित करने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया, यस, जो लोकल लैंग्वेज है उसका उपयोग किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज सुधार के विरुद्ध था, अरे आदिवासी समाजों को सुधार करना था, विरुद्ध थोड़ी करना था, अर्थात ये गलत होगा, अर्थात सी भी गलत होगा। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया, यस, विरोध किया, अर्थात कौन सा सही, बी एंड डी, अर्थात ए नंबर इज राइट, ए नंबर इज राइट। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की, अब बात करेंगे, ये बिरसा मुंडा जी हैं, ये देखिए पहचान लीजिए, यही है क्या बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म होता है, जन्म कब होता है 1875 ईस्वी में, कब होता है इनका जन्म 1875 ईस्वी में होता है, और मृत्यु कब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1900 में। आप एक मुंडा आंदोलन भी सुने होंगे, ठीक है, क्या मुंडा विद्रोह या मुंडा आंदोलन, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 को, मुंडा विद्रोह कब हुआ 1899 से 1900 के मध्य हुआ। इन्हें जो बिरसा मुंडा, इन्हें धरती आबा कहा जाता है, धरती आबा, धरती आबा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म कब 15 नवंबर को हुआ, कब हुआ था ये 15 नवंबर को। आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा राज्य है जो 15 नवंबर को अपनी राज्य जयंती मनाता है, या कह सकते हैं जो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस कौन सा राज्य मनाता है, वैसे मनाया जाता है जो जनजाति गौरव दिवस तो पूरे भारत में मनाया जाता है, तो उस राज्य की बरसी भी है, तो कौन सा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बिरसा मुंडा लोगों को जागरूक करने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदारों का विरोध किया, क्योंकि आदिवासी जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे वो। बिरसा राज का प्रतीक सफेद झंडा था, ना कि लाल। यह आंदोलन समाज सुधार के लिए पक्ष में था, ना कि विरोध में। 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हजारों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर जीवन चलाती थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। बताइए भैया, कंपनी का शासन आ गया तो इसलिए वो बेरोजगार हो गई, क्योंकि मशीनीकरण हुआ। क्या मशीनीकरण, बात सत्य है। 1880 के दशक तक भारत में पहने जाने वाले कपड़ों का 2/3 भाग ब्रिटेन से बना होता था। यह 1880 के दशक में मशीनीकरण वहां ब्रिटेन में हुआ। औद्योगिकरण क्या, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक, जो अर्थात जो औद्योगिकरण है कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, यूरोप में हुआ। तो वहां से जो बनकर कपड़ा आता था यहाँ, और कच्चा माल यहां जाता था, तो वहां से आने लगा, वहां के कपड़े सस्ते होते थे, तो जो वहां की लोकल मार्केट है वो नष्ट होने लगी, और इसके कारण से जो महिलाएं जो जीविका चलाती थी वो मैक्सिमम क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो बोथ ट्रू बट बी इज नॉट द रीजन ऑफ द ए, नो, ये गलत। तो बोथ ट्रू एंड बी इज रीजन ऑफ ए, अर्थात डी नंबर इज राइट। तो इसका कारण भी यही है। महिलाओं को बेरोजगारी का कारण कौन है कि 2/3 कपड़े कहां से आने लगे, ब्रिटेन से आने लगे। यही क्या इनके बेरोजगारी का कारण बना। चलिए वही लिखा है बात, चलिए बार बार किसी चीज को ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गांधी एंड टैगोर अपोज्ड कॉलोनियल एजुकेशन, अर्थात महात्मा गांधी और टैगोर ने अपने वैश्विक शिक्षा का विरोध किया।
गांधी एंड टैगोर सपोर्टेड कॉलोनियल एजुकेशन, अर्थात गांधी जी और टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी अपोज बट टैगोर सपोर्टेड कॉलोनियल एजुकेशन, अर्थात गांधी जी ने ब्रिटिश एजुकेशन को, जो औपनिवेशिक शिक्षा का सपोर्ट में विरोध किया, लेकिन टैगोर ने सपोर्ट किया, या टैगोर जी ने विरोध किया, गांधी जी ने सपोर्ट किया। क्या? तो गांधी जी और टैगोर जी दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का सपोर्ट नहीं किया। क्या किया? दोनों ने विरोध किया, अर्थात विकल्प नंबर ए इज राइट। गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा को भारतीय संस्कृति से कटने वाला मानते थे। टैगोर शिक्षा को प्राकृतिक और सृजनात्मक से जोड़ने के पक्षधर थे। अंततः दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, उनका खंडन किया। 10 नंबर, प्राचीन ग्रंथों में विधवा दहन अर्थात जो सती प्रथा की कहीं भी अनुमति नहीं दी गई। यह कथन है, यह कथन किस समाज सुधारक से संबंधित है? श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, या सुभाष चंद्र बोस, या राजा राम मोहन राय। आप देखते होंगे जो सती प्रथा का अंत किसने करवाया? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। कब? 1829 में। कहां पर? बंगाल। 1829 में बंगाल। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब बातें आपको याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन है? राजा राम मोहन राय। और ये तो बंगाल में 1829 में, लेकिन 1830 से सॉरी, ठीक है, लेकिन 1830 से मद्रास और बॉम्बे में भी क्या हुआ? ये लागू हो गया। मद्रास और बॉम्बे में भी ये लागू हो गया। ये बातें आपको याद रखनी है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का घोर विरोध किया और सिद्ध किया कि प्राचीन ग्रंथों में इसका समर्थन नहीं है। वे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि थी किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। कहे दिया था? अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, क्योंकि अकबर सेकंड की पेंशन बंद कर दी गई थी या कम कर दी गई थी, उसीलिए इनको भेजा गया था। ठीक, अगला है 11 नंबर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस संगठन ने जाति उन्मूलन का मुख्य रूप से ध्यान दिया? तो जाति उन्मूलन, जो जाति व्यवस्था थी उसका उन्मूलन अर्थात वो समाप्त करने की बात किसने कही? सनातन धर्म सभा। ये कब की है? ये 19वीं शताब्दी की है, इसने कही। या एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1784। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसने की और कब की? किसने? कब की? सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स ने। कहां पर? कलकत्ता। भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल स्थापना कहां हुई और किसने की? धर्म महामंडल की स्थापना हुई 1902 में। कहां पर हुई? काशी में। किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने। अब सत्यशोधक समाज 1873 किसने? ज्योतिबा फूले। अब ये फूले मूवी भी आई। अब जाति उन्मूलन का मुख्य रूप ध्यान किसने दिया? सत्यशोधक समाज अर्थात ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले की किताब है, कौन है? गुलामगिरी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ये बातें आपको बहुत ही याद करना है, हर बात में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और 1700 तक स्थापना हुई, कहां हुई? ये हुई पुणे, कहां? पुणे महाराष्ट्र में। और इसको नहीं बताइए 1917 मेरा उत्तर भारत में हुई, उत्तर भारत, जिसमें ऐसे उज्जैन, बनारस, इलाहाबाद, बहुत सारी जगह थी, ठीक है। चलिए वही बात लिखी है। 1700 समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जाति उन्मूलन, शूद्रों अथवा अस्पृश्यों को सामाजिक दास्ता से मुक्त कराना। इसी काल में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी ये लिखी, 1873 नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। 12 नंबर, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरोध के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। टीपू सुल्तान फॉट द ब्रिटिश टिल हिज डेथ, अर्थात टीपू सुल्तान ने अपने मृत्यु तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। यस, बहुत लड़े, बात सही है। कब तक लड़े? ये 1799, अभी श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई, अभी बात करेंगे। और जितने आंग्ल मैसूर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं ना, चारों की हम लोग बात भी करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों की संस्कृति परंपराओं का विरोध किया, यस दोनों है। तो टीपू सुल्तान ने उनकी परंपराओं का विरोध किया, तो ए एंड बी आर ट्रू, कहीं लिखा ए ट्रू बट बी फॉल्स, नो ए इज फॉल्स बट बी ट्रू, नो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, अर्थात सी नंबर इज राइट। चलिए, टीपू सुल्तान के मृत्यु तक अंग्रेजों का विरोध किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम में क्या हो, इनको वीर गति प्राप्त हुई। इन्होंने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और स्वयं को नागरिक टीपू कहलाया। स्वयं को क्या कहा है? नागरिक टीपू कहलाया। चलिए, आप सर जी आप तो वादा किए थे कि हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध बताएंगे, तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां जगह खाली थी तो मैं बता दे रहा हूं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये कब हुआ? 1967 से लेकर 1969 तक। कब से ले? 1900 नहीं, 1800 नहीं, 1700 1769 से लेकर 69 है, 1769 नहीं, 1767 होगा। हाँ, 69 नहीं, 1767 से लेकर 1769 तक ये प्रथम आंग्ल क्या आंग्ल मैसूर युद्ध था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हुई, ठीक है। और किनके जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, कौन थे? हैदर अली वर्सेज अंग्रेजों के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के मध्य, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। और बाद में 1769 में एक संधि होती है, जिसका नाम, कौन सी संधि होती है, किसी को पता है? मद्रास संधि। मद्रास संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। अब बात करते हैं सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? सेकेंड नंबर का, सब लिख लीजिए। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84 तक। कौन कौन होता है इसमें? होते हैं हैदर अली, ठीक है, और होते टीपू सुल्तान, फिर अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। का है भैया? टीपू सुल्तान भी बीच में, हाँ, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, अर्थात टीपू सुल्तान के पिताजी की क्या हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो मोर्चा संभालते हैं 82 से 84 तक, सेकेंड वाले में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं। और फिर बाद में एक संधि होती है जिसका नाम मंगलौर की संधि। सेकेंड में कौन संधि होती है? सेकेंड में होती है मंगलौर की संधि होती है 1784 में। तो ये सेकेंड हुआ, ये भी खत्म हुआ। चलिए अब बात करते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यह हुआ 1790 से 92 तक। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें जो सामना सामनी हुआ वह टीपू सुल्तान और, अब ये इंपॉर्टेंट, टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस।
टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुआ और यहां से टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ठीक है। और संधि होती श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि होती है? श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। कब होती है? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इससे 3 करोड़ के आसपास रुपए मांगा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि भैया इतना आप दे दीजिए 1 करोड़, फिर बाद में बाकी जो 2 करोड़ बचे इनको किस्त में जमा कर दीजिए, लेकिन तब तक हम आपके 2 पुत्रों को क्या करते हैं? गिरवी रख लेते हैं। बेइज्जती महसूस हुई, ठीक है। लेकिन फिर बाद में कुछ दिन के बाद 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है, जिसमें टीपू और लॉर्ड वेलेजली होते हैं। कौन होते हैं? टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली, ठीक। और यहीं 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वेलेजली जो पुराना मैसूर के जो राजा थे, अडियार वंश को हटाकर ही तो हैदर अली राजा बने थे। तो जो शुरू का जो राजवंश था अडियार वंश, लॉर्ड वेलेजली अडियार वंश के 5 वर्षीय बालक के साथ क्या कर लेते हैं? उनसे सहायक संधि कर लेते हैं। ये रही पूरी कहानी आंग्ल मैसूर युद्ध की। समझ में आई बात ना? गुड। तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तो टीपू सुल्तान में तो ये तो हो ही गया ना। अगला, द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, अर्थात जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, पुस्तक के लेखक कौन है? एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, रोमेश चंद्र दत्त या दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है बदरुद्दीन तैयबजी का। कौन सा? प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887 में। कहा? मद्रास। कहा हुई? मद्रास में। जो मद्रास में इसकी अध्यक्षता हुई थी तो वहां पर हुआ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, गुड। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने धन निकास सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने प्रस्तुत किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और औपचारिक राजदूत भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हैं? ठीक है। स्टेट्समैन फ्रॉम व्हिच कंट्रीज वर पार्ट ऑफ द नॉन एलिग्नेंट मूवमेंट, अर्थात जो नए प्रोग्राम था, किस कौन कौन जुड़ा है? तो कौन है? इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्ट। कौन है? इंडिया, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घाना, इजिप्ट। ये जो 5 देश हैं ये थे गुट निरपेक्ष में। हाँ, सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र, वही इजिप्ट, वही मिस्र है, ठीक है। हाँ, इजिप्ट या मिस्र, घाना थे। 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में पहला शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। कुषाणों ने निम्नलिखित में से किन शक्तिशाली केंद्रों पर अपना शासन किया? कुषाणों ने पेशावर मालवा, पेशावर मथुरा, पेशावर वाराणसी या पेशावर और उज्जैन। कहां पर? पेशावर पाकिस्तान और ये मथुरा। मथुरा से आप देखो बुद्ध की मूर्तियां भी मिली, पेशावर से मिली, और बुद्ध की मूर्तियां कहां मिली है? मथुरा से मिली है, उन्हीं की शैली के कुषाणों। और आप बताएंगे कुषाण जो प्रसिद्ध राजा थे जिसका नाम कनिष्क, कनिष्क के टाइम में एक बौद्ध संगीत हुई थी, उस बौद्ध संगीत का नाम आप कमेंट में बताना है, और उसके जो अध्यक्ष कौन थे ये भी बताना है आपको, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। कुषाणों का शासन 2 प्रमुख केंद्रों पेशावर और मथुरा से संचालित होता था। वे चीन की यूची जाति की एक शाखा से संबंधित थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल
कटफिसस ने की थी। बिम कटफिसस का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। जो बिम कटफिसस ऐसा पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था, जिसके शासनकाल में चौथी बहुसंगीति, लो हमें ही बता दिए, चौथी बहुसंगीति हुई, जिसने पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया और 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना। शक संवत 78 ईस्वी, याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता शक संवत और विक्रम संवत से। अब बात करते हैं 16 नंबर। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष से 12 लाख पूर्व तक माना जाता। यस, सही है। इस काल को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में बांटा जाता। एकदम राइट है। मानव इतिहास की लगभग 99% घटना इसी काल में घटित हुई। तीनों सही है। कहीं ऑप्शन दिया है? ABC आर ट्रू। यस, डी नंबर इज राइट। थोड़ा हम लोग फास्ट करें ना। गुड। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था, जो लगभग 20 लाख वर्ष से शुरू होकर 12,000 ईसा पूर्व तक चला। इसे प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया। मानव सभ्यता का लगभग 99% इतिहास इसी काल से संबंधित है। भीमबेटका जो MP की गुफा है, किससे संबंधित है? ये पूरा पाषाण काल से संबंधित। जो भीमबेटका की जो गुफा चित्रकला है, पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? देख रहे हैं कितने सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप कुछ कठिन लगे तो बता दीजिएगा, मैं उसको एकदम डिफाइन करके समझा दूंगा, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन, पृथ्वी का जो परिक्रमण और घूर्णन, केवल पृथ्वी का घूर्णन या केवल पृथ्वी का परिक्रमण? तो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन और उसका परिक्रमण। पृथ्वी का घूमना उसका क्या है? परिक्रमण। ये सही है, ठीक है। नहीं, चलो, पृथ्वी का घूर्णन और उसका परिक्रमण। चलिए, दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता, जबकि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से होता, जो 23.5 डिग्री अप्रैल पर झुकी हुई है। देखो, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तब क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब हम जब इसमें ग्लोब जब पढ़ाते हैं तो ये पूरी बातें बताएंगे, क्योंकि अब PYQ कर रहे हैं तो, लेकिन जितना है उतना तो बताएंगे ना। चलिए, अगला है, अशोक का अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में कहां मिला है? अशोक का अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में कहां मिला है? कांधार, मास्की, टोपरा या कालसी? बताएं, कहां पर मिला है? चलिए, मैं आपको थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। चलिए बात करेंगे। जो इनके अभिलेख थे किनकी लैंग्वेज में मिले हैं? ग्रीक और अरमाइक में मिले हैं। अब प्राकृत भाषा में भी मिले हैं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं। अरे खरोष्ठी भाषा में भी मिले। कैसे भी भाषा है? खरोष्ठी, खरोष्ठी भाषा। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ये 3 मिले हैं। अरमाइक और ग्रीक दोनों भाषाएं अलग है, लेकिन जो अरमाइक और ग्रीक भाषा कहां है? जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, अर्थात जो कंधार का इलाका है, तो वो ग्रीक और अरमाइक वहां से मिले हैं, ठीक है। अब प्राकृत भाषा वाले जितने प्राकृत भाषा जो ब्राह्मी लिपि हैं, उनमें आप देखेंगे सारनाथ, सांची का जो स्तूप है MP में, फिर सोपरा महाराष्ट्र का, सोपारा जिसे बोलते हैं, सोपारा, ठीक है, हाँ, सोपारा महाराष्ट्र का, फिर गिरनार गुजरात का, कालसी उत्तराखंड का। कालसी ये सब किसके हैं? ये सब मिलेंगे प्राकृत लैंग्वेज वाले, और लिपि होगी ब्राह्मी। अब खरोष्ठी की बात कर लेंगे। खरोष्ठी में अब तक्षशिला और मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, ये सब मिलेंगे किसमें? खरोष्ठी लैंग्वेज में। चलिए, कन्नड़ में पूरी हम बात बता ही दी है ना। चलिए, हाँ, ये पॉइंट एक नया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है ये क्वेश्चन।
19वां नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो, अंडमान निकोबार पहली बात तो जलीय इलाका है, जलीय इलाका होगा तो वहां नमी एकदम नॉर्मल, मैं ये नहीं कर तुमको याद करना है, एक बात बता रहा हूं, ठीक है? तो नमी होगी, तो नमी किस प्रकार, नमी क्या होता है? मॉइस्चर या आर्द्र, तो कैसे बन पाए जाएंगे? आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो अब बाकी सब गलत हो गए, क्योंकि ओनली ए सही, शीतोष्ण वन नहीं, शुष्क पर्णपाती वन नहीं, ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में अधिक वर्षा और उष्ण जलवायु पाई जाती है, जिनके कारण यहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर नहीं है। अब बताइए क्या होना है? बताइए, विजयपुरम है। क्या राजधानी है? इसकी राजधानी विजयपुरम बनाई गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की, ग्रेनाइट ठोस चट्टान है तथा भवन निर्माण, सजावट और सिलबट्टे के रूप में प्रयोग की जाती है। यह सही है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ग्रेनाइट में बड़े दाने होते हैं। हाँ, बड़े दाने होते हैं, जिससे क्या होगा? सजावट या इसके सिलबट्टे के रूप में पाई जाती है। सही है। तो बोथ आर ए ट्रू, करेक्टली एक्सप्लेनेशन इज ए। सही है, ए नंबर इज राइट। ग्रेनाइट एक अंतःक्षेपी अग्नि चट्टान है जो पृथ्वी का भूप्रपट्टी के भीतर धीरे धीरे ठंडी होती, जिससे इसमें बड़े क्रिस्टल बनते हैं। इसी कारण यह मजबूत और टिकाऊ होती तथा भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसा बोधक ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात मनसब मुगलों की एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके साथ पद, वेतन और सैन्य दायित्व निर्धारित होते थे। इज राइट। मनसबदारों की सैन्य जिम्मेदारी केवल जात पर निर्भर होती थी। नो, मनसब जात पर नहीं, यह होती थी सवारों पर निर्भर होती। कैसे? सवार, जात पर नहीं, सवारों पर निर्भर, कितने आपके घुड़सवार हैं इस पर निर्भर होती थी। अर्थात ए इज राइट, बी इज फॉल्स। कहीं लिखा है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए नंबर इज राइट। मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत में अकबर कब लाता है? 1575 ईस्वी में थी। इसमें पद, वेतन और सैन्य दायित्व होते थे, लेकिन सैन्य जिम्मेदारी सवार अर्थात घुड़सवारों की संख्या पर निर्धारित होती थी, ना कि जात पर। तो सवार और जात याद रखना है। अगला नंबर है 22, जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनती हैं। ये तो सही है भाई, जलवाष्प जो संघनित हो जाए तभी तो जल की बूंदे के रूप में बदलेगा। ए इज राइट। जब जल की बूंदें भारी हो जाती तो वह वर्षण के रूप में गिरते हैं। यस भैया, जब जल की बूंदें भारी हो जाएंगी तो वर्षा के रूप में टप टप, वही टिप टिप वर्षा पानी हो जाता है। इसके बाद जेट विमान पीछे सफेद लकीर छोड़ते हैं क्योंकि नमी संघनित हो जाती है। यस, आपको जो विमानों पीछे एकदम सफेद लकीर दिख रही होगी ना, दरअसल उनका कोई धुआं नहीं होता है। धुआं नहीं है, क्या है? टेम्परेचर होता है। तो क्या वो टेम्परेचर कारण क्या है? वो संघनित हो जाते हैं पीछे सफेद लकीर, क्योंकि वो नमी को क्या करते हैं? संघनित कर लेते हैं। तो कहा ऑल ए बी इज राइट। बहुत सही है। ठीक है, चलिए। यह संघनन वह प्रक्रिया जिसमें गैस द्रव में बदलती है। जलवाष्प ठंडी होकर जल की बूंदें बनाती हैं। बूंदें भारी होने के बाद वर्षा करती हैं। जेट विमान के पीछे सफेद रेखा नमी से जो संघनन होती है उससे कारण ये बनती है। 23 नंबर, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन, शाहतूश, याद रखिए ऊन शाहतूश किससे बनता है? ये तिब्बती एंटीलोप का शिकार के लिए किया जाता है। कहे लिए किया जाता? क्योंकि अब विकल्प अब आएंगे। यह वजन में हल्का होता है, यह जो उनका ऊन होता है बहुत वजन में हल्का होता है, लेकिन गर्म बहुत होता है। लिखा यह अत्यधिक गर्म होता, सही है। यह जानवर बहुत अत्यधिक संख्या में, अरे भैया अत्यधिक संख्या में ये लुप्त प्राय है। कैसा है? लुप्त प्राय प्राणी है। तो क्या है? ए बी इज राइट एंड डी सी इज रॉन्ग। ए एंड बी आर ट्रू। ए और बी सही है। आप कहें एंटीलोप दिखा दूं, आप बोले तो एंटीलोप दिखा दूं, तो ले देख लीजिए, ये है एंटीलोप, ये है ना, देख रहा है, यही है तिब्बतियन एंटीलोप। कैसा जी? तो हिरण जैसे लग रहा है, हिरण की ही प्रजाति वही एंटीलोप है।
क्या है, हिरण की ही प्रजाति है, देख रहे हैं ना, फोटो खींच ले, खाट, चले, गुड। अब बात करते हैं इसकी। तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके शाहतूश ऊन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। यह ऊन उन जानवरों की महीन अंडरफर से प्राप्त होता है। तिब्बती एंटीलोप अधिक संख्या में नहीं पाया जाता, क्योंकि यह इनकी संख्या क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति है। 24 निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, सही है, ठीक है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जो भी मानव की क्रिया पर प्रभाव ना पड़े, भैया मानवीय क्रियाओं पर तो हर चीज का प्रभाव पड़ता है, तो ए इज रॉन्ग, ठीक है। अनवकरणीय संसाधनों की तुलना में नवकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, हाँ ये सही है, तो ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, कहीं लिखा है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ए गलत है लेकिन बी सही है, डी नंबर इज राइट। नवकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें उपयोग के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और जैव ऊर्जा, लेकिन ये संसाधन पूरी तरह से असीमित नहीं होते हैं और मानवीय गतिविधियों ये क्या प्रभावित कर सकती हैं, जैसे वनों की कटाई, जल प्रदूषण। अनवकरणीय संसाधन वे संसाधन जो जैसे कोयला, जो भी जीवाश्म संसाधन है वो अनवकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं। जो जीवाश्मी जो संसाधन है वो अनवकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इन्हें जल्दी प्राप्त नहीं किया जाता सकता है, क्योंकि ये लाखों सालों की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक परतों की ओर जाएं तो शैलों से खनिज निकालने की प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो पहले हम लोग क्वेरिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं आखनन बोलते हैं। क्या कहते हैं? आखनन बोलते हैं। इसके बाद करते हैं विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, बी नंबर ये आएगा। इसके बाद सॉफ्ट माइनिंग करते हैं, कूपित खनन बोलते हैं, इसके बाद सी नंबर। अर्थात क्या होगा? पहले सी ए बी, ये आंसर आएगा। सी ए बी कहीं लिखा, सी ए बी अर्थात ए नंबर इज राइट। आखनन सतह पर या सतह के पास किए जाने वाले खनिजों से प्राप्त किए, जैसे पत्थर और चूना पत्थर निकालना, इसको बोलते हैं क्वेरिंग या आखनन बोलते हैं। विवृत खनन ओपन कास्ट माइनिंग सतह से थोड़े नीचे जाने वाले खनिजों के लिए किया जाता है। कुपित खनन जिसको बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग, पृथ्वी की गहरी परतों में पाए जाने वाले खनिजों के लिए किया जाता है। इसलिए क्रम है आखनन, विवृत खनन, फिर कुपित खनन। 26 नंबर स्थानांतरित कृषि, जिसे हम लोग सूक्ष्म झूमिंग कृषि बोलते हैं ना, झूमिंग कृषि बोलते हैं या सिस्टिक कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टिक कल्टीवेशन, अर्थात स्थानांतरित कृषि से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यस, भारी वर्षा, क्योंकि इसमें पानी थोड़ी लगाया जाता है, यह वर्षा पर ही निर्भर होती है। दिस प्रैक्टिस इन एरिया क्विक रीजनरेशन, अर्थात यह तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों में होती है। हाँ, जहां जल्दी से दोबारा वनस्पतियां उग जाती हैं उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड साह एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसे कर्तन, ठीक है, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। यस, सी इज राइट, अर्थात ए बी सी इज ऑल करेक्ट। कहीं कोई है? ए बी सी ऑल करेक्ट, इज विकल्प नंबर इज डी। ये देखिए, और जो स्थानांतरित कृषि है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन विश्व में किन किन नामों से जानी जाती है, वो भी मैं पूरी लिस्ट आपको दूंगा, तो बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन अत्यधिक वर्षा वाले एवं सघन वन क्षेत्रों में की जाती है, जहां मिट्टी की उर्वरता जल्दी पुनः प्राप्त हो जाती है, जिससे जंगल को काटकर और जंगल जलाकर खेत तैयार किया जाता है। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कुछ वर्षों बाद भूमि की उर्वरता घटने पर किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। यह कृषि अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है।
अब बात करेंगे, ये देखिए झूमी कृषि के विश्व में अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कृषि कहते हैं, मध्य प्रदेश या मध्य भारत या मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया बोलते हैं, केरल में पोनम या कुमारी बोलते हैं, पूर्वी हिमालय में इसे खिल बोलते हैं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसे पोडो बोलते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में इसे लदांग या लदांग बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या बुश फॉलो बोलते हैं, म्यांमार वर्मा में तैंगेया बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, मध्य अमेरिका में भी मिल्पा बोलते हैं, वियतनाम थाईलैंड में रे, ब्राजील अमेजन में रोका, वेनेजुएला में कोनको और फिलीपींस में काओई नागिन बोलते हैं। ये थी झूमी कृषि के अन्य नाम। अब 27 देखते हैं, यदि आप कक्षा में प्रेरी और विल्ड पर चर्चा कर रहे हैं तो विश्व के मानचित्र पर किन क्षेत्रों को अंकित करेंगे, बताइए, एकदम सरल आप बताएं। मैंने इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, जितने ग्रास लैंड है, घास के मैदान हैं, ठीक है, आप देखे होंगे, मैंने प्रेरी, स्टेपी, विल्ड, सवाना सब बताया। तो कहा है प्रेरी, और जो प्रेरी है जो उत्तरी अमेरिका का इलाका है, जो कनाडा और अमेरिका मिलता है, तो वो प्रेरी वाला इलाका। जो विल्ड कहां, दक्षिण अफ्रीका में, कहीं ऑप्शन है कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इज राइट। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान में जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मिलते हैं, बात सही है। अफ्रीका में क्या कहा जाता है, विल्ड कहा जाता है। ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। यहां पशुपालन और गेहूं उत्पादन अधिक होता है। अगला है 28 नंबर, रूढ़िबद्ध धारणाओं से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे रूप देखने से रोकती हैं। यस, जो रूढ़ी व्यक्ति होगा वो नई चीजें अडॉप्ट करने से डरता है या नहीं करवाता है। चलिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत से लोगों को एक ही खांचे में बांधे रखती हैं। बहुत बात सही है, एकदम गुड। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें अवसर प्रदान अवसर देती हैं। वो उसी खाने, वो उनको लगता है ट्रैक नहीं बदलना है, वही जहां से हमारे दादा परदादा चले आ रहे हैं उसी ट्रैक पर घसते रहिए। अरे ये हमारी परंपरा है, घंटा परंपरा है ऐसी। अर्थात सी नंबर इज गलत। कौन, ए एंड बी इज राइट, कहीं दिया है ओनली ए एंड बी इज राइट, बी नंबर सही है। चलिए, रूढ़िगत धारणा चलिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं वे पूर्व निर्धारित विचार होते हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, गुणों और क्षमताओं के आधार पर देखने से रोकती हैं। हम पहले बताए दूसरे के केस में हम पक्का जज बन जाते हैं। वही जो आपने जो पूर्वी जो मानसिकता, जो पहले की मानसिकता है, जिसे वो पूर्व अवधारणा बोल देते हैं, वही बनी होती हैं। क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही खांचे में या ढांचे में बांधे रखती हैं, जिससे भिन्नता और विविधता की अनदेखी होती है। 3rd नंबर गलत का है, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं अवसर प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि वे व्यक्ति की संभावनाओं को क्या करती हैं, सीमित कर देती हैं। और आज का लास्ट का आज के पीवाईक्यू का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अरबी और चीनी व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। पंजाब और तमिलनाडु में, केरला और लद्दाख में, असम और हरियाणा में, गुजरात और तेलंगाना। तो कहां, केरला और लद्दाख वाले इलाके में अरबी और चीनियों का प्रभाव रहा है। केरल में अरबी और चीनी व्यापारियों का गहरा प्रभाव रहा है। केरल में प्रसिद्ध चीनी मछली जाल, जो चीनी मछली जो चाइना वाला नेट्स, इसका प्रमाण है। लद्दाख प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित था और यहीं से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इसलिए इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में ना आ जाए इसलिए आप पहले पढ़ लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? एकदम सरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भैया नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन कहां होता है, आप लोग चुनते हैं क्या? बताइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनते हैं? नहीं, सिटीजन द्वारा नहीं। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, यस, पंचायती राज मेंबर अर्थात सी नंबर इज राइट। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, उन पर हम लोग बात करेंगे अभी।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कौन कौन चुनता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। माननीय सदस्य भाग नहीं लेंगे, ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रपति में, देख लीजिए और सेशन को समाप्त करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की रीति है, जो मत प्रणाली कैसी होगी वो है। 56 में पदावधि होगी, कितने साल के लिए होगा। और 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है और 62 में पद रिक्ति पर निर्वाचन कैसे होगा वो है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? 60, 61, ठीक है। 60, 61 और 54 ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का ये सेशन खत्म होता है। कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी और जो सेशन चल रहे हैं। और यदि आप सिविल सर्विस तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का ऐप है, वहां से एनरोल कर लीजिए और जो कोर्स आपको चाहिए वहां पर क्लिक करके अपने मन पसंदीदा कोर्स चुन सकते हैं। और यदि वनडे तैयारी करते हैं तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जिसका आप कोर्स ले चुके हैं, चाहे आप सीटेट लिए हो, लेखपाल, एसएससी जीडी या यूपीएसआई कोई भी कोर्स लिए हो, यदि आप उसके अलावा भी कोई तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। और आपके लिए जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट में भी हम कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि आप टीचिंग की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, जेआईसी, लेक्चरर, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी चीज की तैयारी करते हैं वो भी कोर्स हमारे पास उपलब्ध है आपके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।